नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न पर खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत, घर पर रहिए महफूज रहिए के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं साथी एंकर वर्दा शुदा। नाज़रीन, अब हुकूमत बहुत से अहम फैसले लेने जा रही है। मौजूदा सूरत हाल को लेकर कल NCOC का इजलास हुआ जिसमें तमाम सूबों के साथ मुशावरत हुई और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वहाँ पर डिस्कशन का हिस्सा रही। ख़ास तौर पर तालीमी इदारों को खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात हुई, रेल का जो ऑपरेशन है उसको शुरू करने के हवाले से बात हुई। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर सूबे मुत्तफ़िक नज़र आए, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर मज़ीद अभी डिस्कशन होगी। आपको ये भी बताएंगे कि तमाम जो दुकानें हैं, जो तजारती मराकज़ हैं, उनको खोलने पर तमाम सूबों का और वफाक का इत्तफाक हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इनको खोला जा सकता है। इस हवाले से तजवीज़ पर तमाम सूबे जो है वो मुत्तफ़िक नज़र आए। ताहम इसका जो हतमी फैसला है वो आज किया जाएगा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बटी हुई राय पाई गई रेल ऑपरेशन को बहाल करने के हवाले से, तालीमी इदारों को में काम शुरू करने के हवाले से, लेकिन इस पर भी आगे जाकर हम देखते हैं कि जैसे ही कोरोना का फैलाव कम होता है इस पर भी इत्तफाक होने के इम्कानात नज़र आते हैं। आपको बताते चलें कि इजलास में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने ट्रेन और जो बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट है इसको खोलने की मुखालफत की है। लॉकडाउन की वजह से कहा जा रहा है कि फ़ायदा तो हुआ है लेकिन इसके साथ साथ मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए अब वक्त गुजरने के साथ साथ हमें नरमी लानी पड़ेगी, मज़ीद कुछ शोबों को खोलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे वज़ीर-ए-आज़म उस्मा कह भी चुके हैं कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा और हमें अपने मामूलात को भी चलाना है, अपनी इकोनॉमी को भी हमने सस्टेन करना है। तो ऐसे में ये तमाम तर फैसले जो ज़ेर गौर हैं, यकीनन आज उस पर कोई हतमी चीज़ हमारे सामने आ भी जाएगी। इसके अलावा कारोबारी हजरात के लिए जो है वो एक अच्छी खबर भी हम आपसे शेयर करेंगे कि वज़ारत ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक ने रिस्क शेयरिंग का तरीकाकार मुतारिफ कराया है और स्कीम के लिए 30 अरब रुपये मुख्तस भी किए गए हैं। इससे जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनको कर्जे की सहूलत भी मिलेगी। उस्मा ने डिटेल से शेयर कर दिया कल के इजलास की तफसीलात भी। आज कोरोना के पेशेंट्स की क्या सिचुएशन है ताज़ा तरीन आपको मैं बता दूं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 24,073 हो गई है, जबकि 6,464 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 564 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बड़ा नंबर जो है वो सामने आया है और अब हम देख रहे हैं कि लोकली ट्रांसमिशन जो है वो इस कोरोना की बहुत बढ़ गई है। दुनिया भर की अगर बात करें तो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जो है वो 38,21,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 2,65,000 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। लेकिन ये समझा जा रहा है कि वेस्ट में जहां पर बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी थी, जहां पर अमवात जो हैं दिन में 2,500 के करीब तक पहुंच गई थी, वो भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि अब हम अपने मामूलात को आहिस्ता आहिस्ता बहाल करना शुरू करेंगे, लॉकडाउन में नरमी लेकर आएंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता ये वायरस कब तक यहाँ पर मौजूद रहेगा, कब तक इसका खात्मा हो सकेगा। तो हमें अपने मामूलात इसके हिसाब से शेड्यूल करना होंगे। हाँ, जहाँ पर एक समाजी फासला रखने की बात है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। हम देखते हैं उस्मा, अभी भी हम जब ऑफिस आए तो हमने देखा कि सड़कों पर एक रश हो गया है, एक बहुत ज़्यादा हमें जो है रश की सूरत हाल नज़र आती है। सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लोकली ट्रांसमिशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अपनी ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुख्तलिफ माहिरीन से बात करें जो कि आपके लिए किसी भी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, आपकी सेहत के हवाले से, अगर आपके कारोबार का मामला है तो उस हवाले से। इस वक्त हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद साहब ने। आप माहिर हैं मुतादी अमराज के, इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कोरोना वायरस हम देख रहे हैं कि तेज़ी से फैल रहा है, हर इंसान इस हवाले से फिक्रमंद नज़र आता है, हस्पतालों में जो है इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज है। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जब बाकी अमराज के हवाले से हम देखते थे कि एक रश होता था अस्पतालों में, अब उनको कौन कंटेन करेगा, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, या वो इतना ज़रूरी नहीं था और उसका खतरा इतना ज़्यादा आज नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया एक्चुअली, बिकॉज जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो थोड़ा मुतासर हो रहा है इसकी वजह से, तो जो बाकी जो अमराज हैं, जो बाकी जो पेशेंट्स हैं, उन पे भी इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो हमको ये मालूम है कि हमारे वैक्सीनेशन जो सर्विसेज हैं, जो हिफाजती टीकों का जो सर्विस है, वो इससे मुतासर हुआ है। तो शुबा ये है कि हमारे मीजल्स के केसेस बढ़ जाएंगे, टीबी के लोगों के अंदर इजाफा होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पहले जो टीबी काम हो रहे थे जिसमें हम लोगों को ढूंढते थे कि उनकी टीबी है कि नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है। जैसे HIV हो गया, उनके जो मरीज हैं उनको जो दवाएं पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी दाखिल आया है।
तो बिल्कुल इसका दूसरा पहलू ये भी है कि फर्ज करें किसी को सीने में दर्द हो रहा हो, वो पहले अस्पताल भागता था, अब कोरोना की वजह से वो अस्पताल नहीं जाते, तो हमको ये पता है कि कोरोना की वजह से कोरोना के अमवात तो होते हैं मगर दूसरे अमवात की शरह में भी इजाफा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान में न सिर्फ अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, बल्कि जो शरह अमवात है वो भी बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ कल की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 38 अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं। क्या वजह आपको नज़र आती है? हमारे हेल्थ सिस्टम की कुछ कमज़ोरियाँ हैं या फिर जिस तरह से हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस हमें दी जा रही हैं, ख़ास तौर पर समाजी फासला बरकरार रखने को कहा जा रहा है, वो हम बरकरार नहीं रख रहे। लोकल ट्रांसमिशन के केसेस जो है वो अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, 80% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए अभी क्या कुछ करना बाकी है? देखिए, अमवात का जहाँ ताल्लुक है तो जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो अमवात भी बढ़ेंगे उसके साथ। और याद रखें, जो आप अमवात देख रहे हैं वो प्रॉब्लली आपको ये बता रहा है कि पिछले 10 दिनों पहले जो था वहां पे आपके कितने केसेस थे, क्योंकि किसी को कोरोना होता है तो खुदा ना खासा अगर मौत वाक़ई होती है तो वो तकरीबन 7 से 10 दिन बाद ही होती है। मगर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मुझे बहुत अफसोस है कि यहाँ पे सड़कों के ऊपर अगर बाहर देखा जाए तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से दूर रहने की जो हिदायत हम दे रहे हैं, मुस्तकिल दे रहे हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और ये जो लोकल ट्रांसमिशन है यानी कि एक से दूसरे को मुल्क के अंदर ही लगना, यही इसकी वजह है। ये जो हमारा पूरा जो जोर होता है लॉकडाउन के ऊपर, ये इस पर अब जोर थोड़ा हटाने की जरूरत है। लॉकडाउन तो वैसे भी हमेशा सिर्फ कुछ अरसे के लिए होता है, लॉकडाउन खत्म भी हो जाए मगर हमको हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अपनी जगह रहेगी। आपको फिर भी दूसरे लोगों से दूर रहना है, आपको ये वायरस घर नहीं लेके आना है आपके, क्योंकि जो लोग मरते हैं वो बूढ़े लोग मरते हैं। ये आप हमारी जिम्मेदारी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, जो बुजुर्ग हैं, हम ही उनको बचाएं और दूसरे लोगों से फासला रखें और ये वायरस घर ना लेके आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इसमें ज़्यादा जो कैजुअल्टीज़ हैं वो बूढ़े लोगों की हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसमें जो नंबर शामिल है जो इससे मुतासर हुए हैं लोग, उसमें यंग लोग भी हैं, उसमें हमें बच्चे भी किसी हद तक नज़र आते हैं। तो एक तो इसकी थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर दीजिएगा कि क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं? सेकेंडली ये बताएगा कि इन्फेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से इन्फेक्शंस हैं जो इस कोरोना वायरस को भी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और अगर आपके अंदर ऑलरेडी ये इन्फेक्शन मौजूद है तो आप में ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस वायरस को कैच कर लेंगे? पहले सवाल का जवाब ये है कि देखिए, वायरस सबको लग सकता है, चाहे वो जिस उम्र का हो। और अगर आप हमारे नंबर्स में देखें तो उसमें आपको यही मिलेगा कि सारे ही एज ग्रुप्स इसमें अफेक्ट होते हैं। ज्यादातर जो लोग जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो निस्बतन मिडिल एज या थोड़ा से कम उम्र के हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन भी इसी उम्र में पाई जाती है। अलबत्ता इसके बरक्स अगर आप अमवात को देखें तो अमवात की शरह ज्यादा जो है वो हमारे 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के अंदर है। तो इवन दो हमारे 50 साल से उम्र ज्यादा के जो लोग हैं वो माशरे में निस्बतन कम पाए जाते हैं, अमवात उनमें ज्यादा हो रही है। और ये वायरस और ये जो पैटर्न है ये हम पूरी दुनिया में यही हमने देखा है। आपका दूसरा सवाल कि कौन कौन से दूसरे इन्फेक्शन अगर आपको हैं तो आपको इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो चांसेस तो वही रहते हैं। मगर हाँ, अगर आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, जैसे कि HIV हो गया, जिसका और अगर आप इलाज ना ले रहे हो HIV का, तो उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। या अगर आपको TB हो या TB हुई हो और आपके फेफड़े पहले से कमजोर हैं, तो और अगर आपको कोरोना हो जाए तो फिर आपको शदीद बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक डर और खौफ की फिजा भी देखते हैं, अगरचे मीडिया भरपूर किरदार अदा कर रहा है कि इस डर और खौफ को किसी तरह से कम किया जा सके, लेकिन लोग मुख्तलिफ किस्म के माशरती मसाइल का भी शिकार हो रहे हैं और लोगों को ये लगता है कि अगर वो खुद से बताएंगे कि उनमें कोरोना की कुछ अलामात पाई जा रही हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं समझेंगे। तो इस सूरत हाल को कैसे आप देखते हैं और ये कितना ज़रूरी है इंतज़ामिया के लिए, हुकूमत के लिए, कि ऐसे जो मरीज़ हैं, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनको हौसला दिया जाए? और एक और चीज़ मैं साथ आपसे कहना चाहूँगी कि सिंध में अब लोगों को ये सजेशन दी गई है, बल्कि ये कहा गया कि मरीज़ अब ये खुद फैसला करेगा कि उसने गवर्नमेंट के मरकज़ में जाना है या फिर घर में आइसोलेट होना है। इस पर भी कमेंट कीजिएगा।
جی تو یہ جو خوف پھیلا ہوا ہے وہ دو طریقے سے پھیلا ہوا ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ لوگ ہچکچاتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ ڈر یہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا تو حکومت یا گورنمنٹ ان کو اٹھا کے لے جائے گی اور ان کو آئسولیشن سینٹر میں بند کر دے گی. تو یہ جو اس کا جو ایس او پی ہے یا جو لاہ عمل ہے، یہ ہر صوبے نے تھوڑا سا مختلف کیا ہے. میں سندھ کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ کسی کو کرونا پازیٹیو ہوتا ہے تو عموماً ہم یہاں پہ گھر کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ صحیح. کیا اس شخص کے پاس ایسی گھر میں سہولت ہے کہ وہ الگ سے رہ سکتے ہیں، یعنی کہ کمرہ الگ ہو، غسل خانہ الگ ہو، اور اگر ایسا ہے تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر پہ ہی آئسولیٹ ہوں اور سینٹر میں آئسولیٹ نہ ہوں. ہاں البتہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ایک گھر میں چھوٹے سے گھر میں 17-15 لوگ رہ رہے ہیں اور وہ آپ الگ نہیں کر سکتے تو اس کیس میں ہم لوگ ان کو آئسولیشن سینٹر میں منتقل کرتے ہیں. اور تو جب ان ڈاکٹر کا صاحب کیا ٹیسٹ یہ از خود فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کسی سینٹر میں جا کر علاج کی، یا ہم خود سے ہی سیلف میڈیکیشن کے تھرو بھی جو ہے کچھ دن جو ہے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ کنڈیشن خراب ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے؟ جی سو یاد رکھیں کہ زیادہ تر لوگوں کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے ساتھ، اور زیادہ تر لوگ گھر پہ ہی ارینج کر سکتے ہیں. اور اس کے جو ایس او پیز ہیں یا وہ کون سی چیزیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی گھر پہ ان کا علاج ہو سکتا ہے یا ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے یا آئسولیشن سینٹر جانے کی ضرورت ہے، وہ بھی ڈیفائن ہو چکے ہیں اور وہ بن چکے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کو ہلکی پھلکی بیماری ہو، زیادہ ان کی عمر بہت زیادہ نہ ہو اور کوئی مسائل نہ ہو، تو بہتر ہے کہ وہ گھر پہ ہی رہیں اور گھر پہ ہی مانیٹر ہوں. اور اگر گھر پہ رہتے ہوئے اگر ان کو لگے کہ سانس پھول رہی ہے یا ان کو یا طبیعت خراب ہو رہی تو صرف اسی کیس میں وہ ہسپتال ان کو جانے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آپ سے اور بھی جاننا چاہیں گے یہاں پر کہ ایسا مریض جو گھر پر موجود ہے، گھر میں آئسولیٹ ہے، ایک کمرے میں موجود ہے، تو ڈاکٹرز کی یہ رائے ہے کہ ایک ہی شخص کو گھر میں اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے، زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اب جو شخص اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیونکہ یقیناً اس کو کھانا بھی دینا ہے، اس کی دیگر جو ضروریات ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اس کو کیا کچھ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے؟ تو عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو کرونا ہے وہ گھر پہ ہیں تو وہ ایک ہی کمرے میں رہیں، وہ گھر میں گھومے پھرے نہ، اور صحیح. مستقل ماسک پہنے رہیں. ان کا غسل خانہ الگ ہونا چاہیے. جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ ایسا شخص ہو جس کو آلریڈی مطلب وہ خود جو دیکھ بھال کر رہا ہے وہ ضعیف نہ ہو، ان کو اور کوئی میڈیکل مسئلے نہ ہو. اور جب بھی ان کے پاس جائیں تو وہ ماسک پہنیں، کوشش کریں کہ اپنے جو انٹریکشن ہے، جو مل جول ہے، وہ کم سے کم رکھیں، اور اگر ملیں بھی تو وہ کم سے کم 2 میٹر کا فاصلے پہ ملیں. اگر کھانا پہنچانا ہو بالفرض تو کھانے ٹرے میں آپ ان کو جا کے دے سکتے ہیں، کہیں دور رکھ لیں، وہ جا کے کھانا کھا لیں اور پھر وہ برتن دھل جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو بیڈ شیٹس ہوتے ہیں، جو غلاف وغیرہ ہوتا ہے، جو چادر وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کو اگر آپ گرم پانی میں دھو لیں تو وائرس سے مر جاتا ہے. مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ چادر کو یا کپڑوں کو جھڑکیں نہ زیادہ، کیونکہ اس سے وائرس کا پھیلاؤ کا چانس ہوتا ہے، تو اس کو جمع کر کے آپ بس پھینک دیں. اور اس کے علاوہ اور کوئی خاص اس کی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کراچی میں ہیٹ ویو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ایک رائے پائی جا رہی تھی، یا سمجھیں کہ آپ اس میں ایک غلط فہمی یا صحیح، آپ اس کو آپ ہی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ گرمی جب بڑھے گی تو اس وائرس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا. کراچی میں ہم نے پیشنٹس کی تعداد میں دیکھا کہ بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پر جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر بالخصوص. تو یہ ہیٹ ویو کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ بہت اس کا جواب ایکچولی کسی کو نہیں پتا، مگر اس میں 3 چیزیں بتانا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ہیٹ ویو سے اگر اس کی پھیلاؤ میں کمی آتی بھی ہے تو اتنا کم نہیں ہوا کہ ہم سب کو چھوڑ دیں اور یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر اس میں 2-3-4% میں کمی آتی ہے تو شاید آئے، مگر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو جاری رکھنی پڑیں گی ورنہ یہ اور پھیلے گا. سیکنڈ چیز یہ کہ ہیٹ ویو سے اگر اس کے پھیلاؤ میں کمی آتی بھی ہے ابھی، تو اس کے اثرات آپ کو ابھی نظر نہیں آئیں گے، آپ کو نظر آئیں گے وہ تقریباً ہفتہ 10 دن بعد. کیونکہ آج کل جو اگر کم لوگوں کو وائرس لگے گا تو ان کے علامات تقریباً 5 سے 6 دن بعد ہی نظر آتے ہیں. ابھی جو کیسز نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انفیکشن جو ہے وہ پچھلے ہفتے لگا تھا. اور آخری چیز یہ کہ جتنے آپ کیسز آپ کو مل رہے ہیں وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے ٹیسٹ کیے. آپ جتنے ٹیسٹ کریں گے اتنے آپ کو کیسز ملیں گے. تو اگر کسی وجہ سے آپ نے اپنے ٹیسٹ بڑھا دیے ہیں، جو کہ ہم obviously بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے کیسز کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا اسی حساب سے.
अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जैसे कि अब लॉकडाउन में नरमी की बात हो रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब हम जाने लगे हैं, 2 या 3 दिन में ये फैसला जो है वो हो जाएगा, तो ये बताएगा कि उसके बाद हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं वो जाना चाहते हैं मार्केट्स में, और इस वक्त तो नकलो हरकत पर किसी हद तक कोई हमने देखा कि बंदिश थी, कोई पाबंदी थी, लेकिन इसका फ़ायदा लोगों ने उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से हमने देखा कि नादरा के दफातर में लोगों का रश बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गया। अभी भी यही सूरत हाल हो सकती है अगर मार्केट्स को, बाज़ारों को खोला जाएगा, तो उसके बाद हुकूमत को क्या करना होगा, इनफरादी तौर पर हमें खुद को किस तरह से महफूज रखना होगा? इसके अंदर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, एंड आई थिंक सेकंड पॉइंट जो आपने बोला कि इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखें अगेन लॉकडाउन तो सिर्फ वक्ती तौर पे है, और लॉकडाउन पूरी जिंदगी तो आप नहीं कर सकते, और ये वायरस कहीं भी नहीं जा रहा, ये वायरस प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 3 4 महीने के लिए हमारे साथ रहेगा। तो इनफरादी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एग्जैक्टली वही चीजें कि दूसरे से दूर रहें, जब बाहर जाएं तो प्लीज मास्क पहन के जाएं, हाथ को साफ रखें, जैसे आप घर पहुंचे तो हाथ धो लें, प्लीज किसी बिला वजह काम के लिए बाहर ना जाएं, सिर्फ घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए बाहर ना जाएं, दावतें ना करें, मिलजुल कम से कम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी है जो गरीब तबका है जिसके पास मास्क भी अवेलेबल नहीं है, तो उनको क्या गाइड करेंगे आप? मास्क देखें, ये जो हम मेडिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं, ये तो रियली अगर हम कहें तो डॉक्टर्स के लिए जरूरी है, मगर अगर आपके पास ये वाला मास्क नहीं है तो आप कपड़े का मास्क खुद भी बना सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलेगी और दूसरे लोगों को भी मिलेगी, क्योंकि मास्क दोनों काम करता है। अगर आपको ये वायरस है, याद रखें वायरस होते हुए हो सकता है आपको कोई अलामत ना हो, अगर आपको ये वायरस है तो आप दूसरों को नहीं फैलाएंगे, और इसी तरह से कुछ हद तक किसी और को वायरस है तो आपको नहीं लगेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि मास्क आप हर वक्त पहने रहें जब आप बाहर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद कर दिए गए, अभी भी ऐसी इतला नहीं है कि इन रेस्टोरेंट्स को फौरी तौर पर खोला जा रहा है, लेकिन होम डिलीवरीज या पिकअप वाला जो मामला है वो ओपन है और लोग जाकर वहाँ से खाना पिक कर सकते हैं। इस खाने के हवाले से भी ज़रूर गाइड कीजिएगा कि बाहर का खाना किस हद तक सेफ है आजकल लोगों के लिए। हम देख रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा रहे तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी की हमें ज़रूरत है। जी, तो रेस्टोरेंट्स के लिए है कि रेस्टोरेंट्स बंद करने की मेन रीजन ये है कि रेस्टोरेंट्स में ऑब्वियसली जब सब बैठते हैं आपस में तो फिर विद इन द रेस्टोरेंट वायरस फैलने का चांस बढ़ जाता है। इसका खाने से इतना ताल्लुक नहीं है। पके हुए खाने में इस वायरस की मौजूदगी जरूरी नहीं है। सॉरी जी, खाने में जो पका हुआ खाना होता है, जो खाना पक जाता है, क्या उसमें ये वायरस मौजूद नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि खाना अगर गर्म हो, ये गर्मा गर्म हो तो ऑब्वियसली वायरस उसमें मर जाएगा, एंड अमूमन खाने से ये वायरस नहीं फैलता, मगर याद रखें कि खाने से दूसरी बीमारी जरूर फैल सकती हैं। तो जो हम नॉर्मली जो एहतियात इख्तियार करते हैं, यानी कि खाना गर्म गर्म होना चाहिए, कच्चा पानी नहीं होना चाहिए उस खाने में, वो तो चलती रहेगी कि कोरोना के से बचने से तो बच जाएंगे, मगर फिर आप डायरिया, टाइफॉइड, ये चीजें भी तो हो सकती हैं। तो डिलीवरी इज ओके एज लॉन्ग एज गरम गरम खाना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से हम देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है और रेल का जो ऑपरेशन है वो भी बंद है, तो क्या आप समझते हैं कि इन हालात में रेल ऑपरेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाना चाहिए? और अगर वाकई इसकी, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस की जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आने जाने के मसाइल भी हैं, अगर इसको खोलना ज़रूरी है तो फिर क्या SOPs होने चाहिए? एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप इस पर अपनी राय दीजिए। जी, तो इस पे भी कल NCOC के बाद डिस्कशन हमने की थी, आज भी थोड़ी सी डिस्कशन होगी इसके। देखें, जो आपके SOPs हैं वो इसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगी कि आपको दूर दूर बैठना है। तो अगर इंटरसिटी या शहर के अंदर बसें खुलती भी हैं तो उस केस में ये होगा कि आप पूरे बस को कच्चा-कच नहीं भर सकते, एक सीट छोड़ के बैठने की जरूरत होगी आपको। ट्रेन्स में भी इसी तरह से SOPs होंगे, और इसके साथ साथ इन ट्रेन्स को, बसेस को अंदर से साफ कैसे करना है ताकि अगर कोई पेशेंट बैठता है तो अगले पेशेंट में फर्द बैठेगा उसको ये वायरस ना लगे। तो एसेंशियली इवन जब आप बस में बैठे हो तो थोड़ा सा अलग बैठने की जरूरत है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, और इसको कौन नाफिज करेगा ये मुश्किल सवाल है, और यही डिस्कशन होती है कि अगर इसको अलाउ करें तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैंने आपसे सबसे पहले सवाल किया था उसी से रिलेटेड एक और सवाल करना चाहूँगी कि छोटे बच्चे जो बिल्कुल
1-1.5 साल के बच्चे होते हैं जिनकी वैक्सीनेशन जो होती हैं उनका सिलसिला भी चल रहा होता है। अभी हमने देखा कि अस्पतालों में इस तरह की तमाम तर एक्टिविटीज़ फ़िलहाल रोक दी गई हैं। माँ बाप उनके हवाले से बड़े कंसर्न हैं, क्या करें उन बच्चों के लिए? ज़ाहिर है उनकी जो 3 माह बाद, 6 माही या साल के बाद जो वैक्सीनेशन होनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या गाइड करेंगे आप? यही बात है कि जैसी वैक्सीनेशन खुलती है तो इट्स रिकमेंडेड कि वो फौरन अपनी वैक्सीनेशन करा लें। अगर आपकी वैक्सीन मिस भी है तो उसके भी हमको पता कि क्या क्या करना चाहिए और कितना अगर मिस हो तो क्या करना चाहिए। अगर थोड़ा सा आगे मिस हो तो यूजली फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जैसे कि आपने मीजल्स की वैक्सीन या खसरा की वैक्सीन नहीं लगाई है तो फिर खसरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या पोलियो का अगर मिस हो गया तो पोलियो के चांस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी फिलहाल ये वक्ती तौर पे भी हेल्ड है, मगर ये इंशाल्लाह कुछ अरसे में खुल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो अफराद जो कि पहले से ही एलर्जी पेशेंट्स हैं या फिर मुख्तलिफ सांस की बीमारियों में मुब्तला है, और साथ ही साथ वो अफराद जो कि सिगरेट नोशी भी करते हैं, उनको कितनी एहतियात करने की ज़रूरत है? इसमें से जो लास्ट ग्रुप आपने बताया जो सिगरेट नोशी वाले हैं उनको बहुत एहतियात करने की जरूरत है, बल्कि बेहतर है कि अच्छा मौका है कि प्लीज सिगरेट छोड़ दें, बिकॉज ना सिर्फ कोरोना मगर ऑब्वियसली सिगरेट के साथ दूसरी बीमारियां भी शामिल हैं जो होने के चांसेस हैं, जैसे कि लंग का कैंसर हो गया या फेफड़ों पे परमानेंट डैमेज होने का चांस है। जहां तक एलर्जी की ताल्लुक है तो यूजली इसका इतना ताल्लुक नहीं है कोरोना के साथ। जिनको एलर्जी है उनके अंदर कोरोना ज्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करता, एटलीस्ट अभी की तहकीक ये बताता है। मगर हाँ, किसी को अगर फेफड़ों में मसला है या दिल में मसला है, याद रखें जो लोग स्मोक करते हैं उनके दिल भी कमजोर होते हैं, तो उनके अंदर इस बीमारी के होने अगर हो तो फिर मौत होने का चांस बढ़ जाता है। डॉक्टर फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया आपका, माहिर मुतादिद अमराज हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर साहब का भी नाज़रीन यही कहना था कि हम जितना ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद करेंगे सूरत हाल बेहतर रहेगी। आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर वो मुतासर होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी वायरस कैच कर सकते हैं। सिगरेट नोशी के हवाले से उन्होंने क्लैरिटी की कि जो सिगरेट नोशी करते हैं लोग, उनको जो है ये अच्छा मौका है, तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो भी इस वायरस को कैच कर सकते हैं। तो उसमें बार बार हम बात करते हैं, रोज़ाना बात करते हैं, और उन्हीं SOPs पर अमल दरामद के हवाले से तमाम माहिरीन जोर देते हैं कि जितना ज़्यादा आप समाजी फासला रखेंगे, एक दूसरे से मिलने से थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखेंगे, गुरेज करेंगे, तो सूरत हाल बेहतर रहेगी और काबू पाया जा सकेगा। बिल्कुल, हुकूमत तो यही कर सकती थी कि तालीमी इदारों को बंद किया गया है, शादी हॉल्स को बंद किया गया है, मार्केटों को बंद किया गया फौरी तौर पर, ताकि इस वायरस का जो फैलाव है इसको रोका जा सके। और इब्तदाई तौर पर वर्दा हमने देखा कि हुकूमत इसको रोकने में खासी कामयाब भी हो गई थी। जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी से 2-3 हफ्तों में केसेस की तादाद जो है वो 50,000 से ऊपर चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में अभी भी सूरत हाल किसी हद तक हम देखते हैं कि कंट्रोल में है, लेकिन हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस वबाई मरज़ के बाद अब इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। यकीनन गवर्नमेंट का फोकस भी है, और इस सूरत हाल से जैसे ही हम बाहर निकल आएंगे इस पर भी हमें मज़ीद सोचना होगा और काम करना होगा। मुख्तलिफ नाज़रीन जो सूबे हैं वो भी अपने अपने तौर पर हम देखते हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं, पैकेजेस दे रहे हैं। जो छोटा ताजर है, जो छोटा सनतकार है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ ला रही है। 30 अरब रुपए का जो एक नया प्रोग्राम है वो शुरू किया जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से और वज़ारत ख़जाना की जानिब से, और इसमें से SMEs जो हैं उनको कर्जे दिए जाएंगे ताकि बड़ी तादाद में वर्दा जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनको बेरोज़गारी से बचाया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। अमीन हाशवानी साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है, आप माहिर मईशत हैं, उनसे हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया अमीन हाशवानी साहब वक्त देने के लिए। अपनी अगर हम इकोनॉमी का जायजा लेते हुए हुकूमत के फैसलों के हवाले से बात करें, मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को, कारोबारी तबके को, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, ये जो कोरोना वायरस का जो इंसिडेंट है, मैं समझता हूँ कि ये जो हेल्थ क्राइसिस है ये एटलीस्ट 1 से 1.5 साल और चलेगा। ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में सही हो जाएगा। वी ऑल हैव टू एडजस्ट टू अ न्यू नॉर्मल, और ये तलवार आप समझो कि हमारे दुनिया भर में सबके सर पे लटकी होगी, और हमें बहुत मोहतात अंदाज से इसको हैंडल इसको करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये कम से कम 4 साल 5 साल तक रहेगा दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी ये 4 से 5 साल इसका रहेगा। आई थिंक गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक मेजर्स इस वक्त ले रही है, इमरजेंसी रिलीफ मेजर्स ले रही है। गुर्बत बहुत बढ़ गई है, लोगों को किल्लत हो गई है खाने की, एसेंशियल सर्विसेज की। तो आई थिंक
the government is trying the best whatever it can possibly do. However, ये गवर्नमेंट का अकेला का काम नहीं है, ये पूरी आवाम भी इसमें साथ इसमें ताउन करना ज़रूरी है. और इसमें जैसा ये एक डिबेट चल रहा है कि इकोनॉमिक्स वर्सेस हेल्थ, और इसमें कैसा आप बैलेंस कर सकते हैं. पाकिस्तान में बहुत डिबेट चल रही है, इसमें बहुत सारी राय हैं. गवर्नमेंट की भी है, प्रोविंशियल की अपनी राय है, मेडिकल कम्युनिटी की अपनी राय है, और ये एक हेल्दी डिबेट है. और इसमें सबकी कलेक्टिव डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल्स की अपनी होगी, बिजनेस कम्युनिटी की अपनी होगी, गवर्नमेंट की अपनी होगी राय, इकोनॉमिस्ट की अपनी राय होगी, और एक कंसेंसस करके करना. और इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा, आप जैसा चलेंगे डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़. अगर ये ज़्यादा अगर बढ़ती है तो हमें दोबारा रिवर्स करने पड़ेंगे हमारे मेजर्स. जैसा हम कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, मैं समझता हूँ कि स्मार्ट ओपनिंग अप भी हमें स्मार्ट वे में हमें करना पड़ेगा. और इसमें सबसे ज़रूरी आता है पब्लिक की ताउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर. ये आप नहीं कह सकते भाई आप टीवी आपने ऑन किया और देखिए कि भाई पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं. भाई आप क्या कर रहे हैं. एंड स्पेशली अब ये रमज़ान का महीना है, हम सब रोज़े रख रहे हैं. इसमें एक एसेंस इस्लामिक हमारी फेथ का है कि वी हैव टू केयर फॉर अदर पीपल, एम्पैथी, वी हैव टू एम्पैथाइज. तो अगर आप इस किस्म के मेजर्स, केयरिंग फॉर अदर्स थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन आप करें, मास्क आप पहने, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसमें कोई पैसे ज़्यादा नहीं लगते. आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है. एंड रमज़ान के महीने में भी एसेंस यही है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ता है एंड केयरिंग फॉर अदर्स. सो आई फील ये रमज़ान में हम ये मैसेज हम लें कि जहादुल अकबर, हम अपने आप को कैसा हम बेहतर कर सकते हैं. तो इस किस्म की सिंपल मेजर्स फॉर, बिकॉज कोरोना का एक ग्लोबल ये बहरान है, पाकिस्तान में भी है, और हमें देखना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को आप छोड़ें, हम क्या कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक. हाँ, एज अ फैमिली हम बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुअल होनी चाहिए. आप ज़्यादा करेंगे सोशल, ये पब्लिक नहीं मानती है. यहाँ से पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में एक ह्यूमन नेचर है, जब भी खोलते एकदम पब्लिक आ जाएगी. तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव वे में स्टेप बाय स्टेप आपको खोलना पड़ेगा. और मैं एक और कहूँगा कि पब्लिक की तो मैसेज होगी, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, मैं बहुत देखता हूँ ये डाइवर्जेंट व्यू है और पॉलिटिकल डिस्कशन चल रही है, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है. सही. आई थिंक इसमें हमारी जितनी पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ये सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज कौम को, अवाम को एक ही जाना चाहिए, एक ही जबान से बोलना चाहिए. आप ये अलग अलग जो आप मैसेजेस देते हैं, बिल्कुल सही कहा हाशमानी साहब, हम सबको एक पेज पर आना चाहिए. खास तौर पर ऑपोजिशन की आपने बात की, ऑपोजिशन के रोल की आपने बात की. ताजरों और सरमायाकारों की कुछ बात करते हैं. शुरू से ही हमने देखा कि हुकूमत ने बड़ा ताजर हो, छोटा ताजर हो, सनतकार हो, सबको ऑन बोर्ड रखा, जो पॉलिसी साजी है उसमें शामिल किया. और तमाम तर सूरत हाल, जैसे कि हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मीडिया पर गाहे बगाहे आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पैकेजेस भी लाए जा रहे हैं, जो ताजरों की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं उन पर भी हुकूमत गौर कर रही है. यही वजह है कि अब लॉकडाउन में नरमी का फैसला जो है वो हुकूमत करने जा रही है. आने वाले 2-3 दिन में ये फैसला हम देखेंगे कि हो जाएगा. अब आप क्या समझते हैं, जो SOPs हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं उनको किस तरह से फॉलो कराया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन में आप लोगों का क्या किरदार होगा, और वो ताजिर, वो छोटा सनतकार जो इस पर इम्प्लीमेंटेशन में मौसर किरदार नहीं अदा करेगा, फिर उसके लिए जो गवर्नमेंट की जानिब से सज़ा दी जाएगी या फिर जो उस पर जुर्माना किया जाएगा, तो फिर आप साथ देंगे इसमें भी हुकूमत का? आई थिंक हमारे पास चॉइस नहीं है. मैं एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा हूँ. ये बहुत सीरियस है. अगर हम नेग्लिजेंस करेंगे तो इंसान की जानें ज़ाया जाएगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. जब मैं बात करता हूँ एक कंसेंसस होना चाहिए पॉलिटिकल कम्युनिटी का, तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, गवर्नमेंट को भी कंसेंसस, सबको, अपोजिशन पार्टी सबको लेके करना पड़ेगा. सिविल सोसाइटी ने भी, सिर्फ ताजरान नहीं, बिजनेस कम्युनिटी, इकोनॉमिस्ट, आपके घर में जो एक माँ है या बच्चे हैं जो रोडों पे जो क्रिकेट खेलते हैं, वो मास्क के साथ उनको ही खेलना पड़ेगा. एंड ऑल्सो जब आप जाते हैं, हम एज शॉपिंग करने हम जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज हम लेने जाते हैं, हमें सेल्फ डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है. आपसे ताजरान के सर पे आप नहीं डाल सकते, या हुकूमत के या अपोजिशन के सर पे आप नहीं डाल सकते हैं. रोल ऑफ अस एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ये आपको करना है. और ये मैसेज
آپ ایک ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں نا, ایک صابن کی اگر آپ ایڈ دیں تو لوگ بھاگتے نہیں ہیں سپر مارکیٹ میں. یہ بار بار آپ کو میسج آپ کو دینا پڑے گا, تب جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا. کیونکہ ایک بہت رائے ہے کہ کوئی بہت ہی آسانی سے لے رہے, کوئی کہہ رہے کنسپیریسی تھیوریز ہے. آئی تھنک یہ میسج آپ کو ریپیٹڈلی تھرو دا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا آپ کو بتانا پڑے گا, تاکہ کہ پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ 1 مہینے 2 مہینے کی کہانی نہیں ہے, یہ 2 سال کی یہ کہانی ہے, 1.5 سال کی کہانی ہے, اور اس میں آپ کو ڈسپلن لانا پڑے گا. اور بالکل ایک آن گوئنگ پروسیس بھی ہے. امین ہاشوانی صاحب, اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. آپ سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک اور کالر بھی موجود ہیں عظمیٰ, اور ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ولید اقبال صاحب ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ہماری ٹرانسمیشن میں. ولید اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. جو اس وقت اقدامات لیے جا رہے ہیں کورونا کی موجودہ صورتحال, یقیناً جو ابتدائی طور پر اقدامات کیے گئے اسی وجہ سے آج ہم صورتحال کو اس حد تک خراب نہیں دیکھ رہے جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہمارے ماہرین جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ٹرانسمیشنز میں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کا تسلسل رکھنا ہوگا اور یقینی بنانا ہوگا ایس او پیز پر عمل درآمد کو. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل درست جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جا رہی ہے, جس کا ابھی فیصلہ جو ہے حتمی میرا خیال 9 تاریخ کے آس پاس ہوگا, وہ تو یہی ہے کہ مزید جو ہے کاروباری جو سرگرمی ہے اسے بحال کرنے کی اجازت دی جائے, اور جس میں دکانیں ہیں, بازار ہیں, مختلف قسم کے کاروبار ہیں, پہلے تو صرف وہ اسینشل یا ضروری کاروبار تھے, ان کو جو ہے اجازت دی گئی تھی, پھر آہستہ آہستہ اس میں مزید اضافہ کیا جاتا رہا. تو اس ساری چیز کو ممکن بنانے کے لیے ساتھ ساتھ تشکیل دی جا رہے ہیں ایس او پیز, کہ جی کس طرح سے لوگوں نے آپس میں سماجی فاصلہ رکھنا ہے, ماسکس پہننے ہیں, اور جہاں بھی کہیں لوگوں کی مطلب انٹریکشن ہونی ہے ادھر ڈس انفیکشن کا سلسلہ, ہینڈ سینیٹائزرز اور وہ سارا کچھ ہو. تو اور ایک اور جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو پھر بھی انکریج نہیں کیا جانا کہ وہ باہر جائیں یا لوگوں سے انٹریکٹ کریں, کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ ہی کووڈ-19 کا یہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, بالکل جس کو کہتے ہیں نا جنگل کی آگ کی طرح. اور اس کی ویکسین جب کوئی نہیں ہے تو آپ اسی چیز کو ویکسین تصور کر سکتے ہیں جی کہ آپ سماجی فاصلہ رکھیں, بالکل ٹھیک, اور ماسک پہنیں اور اس طرح کی چیزیں کریں جس کو آپ احتیاطی تدابیر کہتے ہیں. ابھی اس وقت تو احتیاطی تدابیر کے سوا کوئی اور ویکسین نہیں ہے. صحیح. تو ایک جو بڑا اہم اس کا پہلو ہے جو واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور ریاست یہ توقع بھی کر رہی ہے اپنے شہریوں سے کہ یہ جو ایس او پیز ہیں اور یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ جو ایک لائف سٹائل کے اندر تبدیلی ہے, اس کا سارا جو عمل درآمد ہے وہ شہری یا عوام جو ہیں ان کو ذمہ دار تصور کرتے ہوئے انہیں پہ چھوڑ رہی ہیں. یہ نہیں کہ تھانے داری کر کے یا ڈنڈے کے زور سے وہ کرائیں گے. اس میں عوام کی, اور یہ پہلے دن سے پرائم منسٹر کہتے آ رہے ہیں کہ اتنے بڑے چیلنج میں اور اتنے بڑے چیلنج پہ قابو رکھنے کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی حکومت, کوئی ریاست جو ہے وہ بے بس جب تک کہ عوام اس کے ساتھ ہیں. تو یہ عوام پہ چھوڑا ہوا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. بالکل. ولید اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں امین ہاشوانی صاحب, ان کی جانب جائیں گے. امین ہاشوانی صاحب, آپ نے انڈیویجولی اپنے رول کی بات کی اور پوری پاکستانی قوم کو یقیناً اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوگا, پھر ہی ہم اس وبا سے نمٹ سکتے ہیں. ہماری آپ کے خیال میں لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہونی چاہیے معیشت کو لے کر, کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ کرونا وائرس پاکستان میں کتنے عرصے تک رہے گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. 6 ماہ لگتے ہیں, 1 سال لگتا ہے, 2 سال لگتے ہیں. تو معیشت کو اپنے پاؤں پر بھی کھڑا کرنا ہے, اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کرنا ہے. تو حکومت کو مزید ابھی کیا کچھ کرنا ہوگا اور ہم سب کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ اس کی جو لانگ ٹرم امپلیکیشن ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 to 5 ایئرس تک اس کی امپلیکیشن رہے گی. اور اس میں آپ دیکھ لیں آپ کا جی ڈی پی گروتھ ہے آپ کا کم ہو جائے گا, پاورٹی لیول آپ کی بڑھ جائے گی. یہ میں بات کر رہا ہوں ڈیورنگ اینڈ آفٹر کورونا کا. ویکسین بھی آ جاتی ہے سوئمنگ دنیا بھر میں,
7 बिलियन अवाम को भी सारी वैक्सीन लग जाती है, उसके बाद भी इसका जो लिंगरिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जीडीपी ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट्स, सो इसमें आपको फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज भी आपको करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तो आप गवर्नमेंट जो कर रही है ये तो सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स कर रही है ताकि वो गुर्बत को रोका जाए, लोगों जो मिजरेबल हैं उनको कैसा कम किया जाए उनकी हार्डशिप्स। लेकिन रिवाइवल करना एक इकॉनमी जब स्टॉल हो जाती है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है दुनिया भर की इकॉनमी है, जब स्टॉल होती है तो उसको रिवाइव करने में आपको स्टिमुलस पैकेजेस देने पड़ेंगे, और उस वक्त गवर्नमेंट के पास या ग्लोबली आपके पास कितनी स्पेस होगी देने की, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा कि हम अवाम पे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि भी अवाम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट को आई एम सॉरी डंडे के जोर से इन्फोर्स करना भी पड़ेगा। सब उंगलियां एक जैसी बराबर नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो डिसिप्लिन भी रखते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लापरवाही भी करते हैं, टैक्स की चोरियां करते हैं, 2 नंबर का काम भी करते हैं। ये हर सोसाइटी में होता है, अच्छे लोग भी तो बुरे भी लोग हैं। इसमें जब तक गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं करेगी, और इसमें ये नहीं हो सकता कि 100 में से 90 लोग ने फॉलो किया और 10 लोगों ने नहीं किया तो आप ठीक है, जिसमें 10 आउट ऑफ 10 आपको करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट आपको डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, और ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल सही हो गया। हाशमी साहब, हम वलीद इकबाल साहब की जानिब जाएंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपका ताल्लुक भी चूंकि लाहौर से ही है, हम देख रहे हैं पंजाब में बिल्कुल जो है लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद उस तरह हमें नजर नहीं आ रहा। बाजारों में रश बढ़ चुका है, लोगों ने जो है एसओपीज पर बिल्कुल जो है किसी हद तक जो है वो अमल नहीं करते हुए नजर आ रहे। आज एक एनसीसी का अहम इजलास होने जा रहा है और नेशनल कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिशात जो है उसमें जेर गौर आएंगी। लॉकडाउन में नरमी के हवाले से मामलात का जायजा लिया जाएगा। आगे ईद भी आ रही है, इज्तिमात भी होंगे रमजान उल मुबारक के आखिरी दिनों में। क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप इस लॉकडाउन में नरमी के हवाले से कि नुकसान भी ना हो और किसी हद तक जिंदगी भी रवा हो जाए? देखिए जी, उसमें तो मैं भी जब मैं पिछला सवाल का जवाब दे रहा था तो आपने मेरे ख्याल मुकम्मल जवाब मुझे देने नहीं दिया। मैंने कहा था सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ली हुई है कि अवाम के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जी हम एसओपीज दे देंगे और वो उस पर अमल कर देंगे, और मैं कह रहा था यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज ये सबसे बड़ा इसलिए है कि हमारे अवाम जो है वो अभी भी उनको, और इसका ताल्लुक इस अफसोसनाक बात से है कि हम दुनिया की सबसे अनपढ़ तरीन अवाम या मुल्कों में से एक है। जितना मर्जी आगे कुछ चीज़ों में हमने तरक्की कर ली हो, तालीम के हवाले से, खानदगी या लिटरेसी के हवाले से हम खिते में भी और दुनिया भर के भी बॉटम के कुछ मुल्कों में आते होंगे अपनी पढ़े लिखे और खानदा होने के एतबार से। और ये एक इसका तालीम का ना होना, खानदगी का ना होना, इस बात की भी फिर आगे दलील बनती है कि ये आगाही में नहीं ट्रांसलेट करता और इस समझ में नहीं ट्रांसलेट करता कि जी अगर हम हमें तरीक़ाकार जो है बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर अमल दरामद करना या ना करना जो है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, जब उसकी समझ ही नहीं है ठीक तरह से, तो उसको फिर नाफिज करने के लिए थोड़ी सख्ती करनी भी ज़रूरी होती है। तो ये है कि सख्ती जो है उसको जहाँ जहाँ बुरुए कार लाना है उसको लाया जाए। और ये जिस तरह आप कह रही हैं कि बाज़ारों में गहना गहनी है और सब कुछ है, और रोज़ हम जब मैं सुबह अखबार खोलता हूँ तो ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं दूसरे सफ़े पे, चौथे सफ़े पे, कभी सफ़ा अव्वल पे तस्वीर लगी होती है किसी बाज़ार की, और उसका नाम आया होता है कि जी फलाने अनारकली बाज़ार में लोग बिल्कुल वो आप हजूम लगा होता है कि जी कोई वो नहीं अमल दरामद कर रहा। तो इससे तो मसला हल नहीं होगा। तो एक तो जहाँ जहाँ सख्ती की ज़रूरत है वहाँ वहाँ सख्ती करनी चाहिए और उसको यकसा तौर पे जो है लागू भी करना चाहिए। और उसमें चले एक हद तक अगर सरकारी हुक्काम हैं वो कर रहे हैं, तो दूसरी हद तक वो अफराद जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारोबार हैं, जो ताजिर हैं, उन पे भी जिम्मा ज़्यादा आता है कि वो यकीनी बनाए कि उनकी शॉप्स में, उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर
इसकी अमल दरामद जो है वो यकीनी जी हो। बहुत शुक्रिया Otherwise वलीद वो इकबाल साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो ताजिर हैं, जो सनतकार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि वो SOPs पर अमल दरामद कराएं। हम जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें कहीं भी हुजूम की शक्ल इख्तियार नहीं करनी, कहीं भी रश नहीं बनाना, कोई ऐसा मौका इस वायरस को फ्राहम नहीं करना कि हम उसको दावत दें कि वो हमारे करीब आए, ट्रांसमिशन हो और हमसे फिर दीगर लोगों को भी लगे। बहुत और शुक्रिया एक और सेनेटर। बात भी है, एक बात पूरी सुन लीजिए, ये मैं आखिरी बात कहना चाह रहा था और वो बड़ी जरूरी है, और वो ये है कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, जिसके बारे में कोई अभी यकीन ही नहीं है, अभी तक अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है, अगर ये किसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो दोबारा सख्ती करना और लॉकडाउन करना जो है उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। और ये एक बात सामने आई थी जब अभी मसाजिद को इजाजत दी गई ये अपना नमाज के लिए और तरावी के लिए और इसके मामलात के लिए, उसमें एक शिक ये थी कि अगर ये बेकाबू हुई तो हम दोबारा से बंद करने का इख्तियार रखते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सेनेटर वलीद हाँ जी, इकबाल और साहब, इसमें एक वक्त की डिटेल जो कमी है है हमारे पास, हम यकीनन आपके से आइंदा भी रब्ता करेंगे और इस हवाले से आपकी सजेशंस भी लेंगे। अमीन हाशवानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इकोनॉमी के हवाले से अपनी अच्छी राय दी है। यकीनन नाज़रीन, फैसले किए जा रहे हैं। आज बहुत अहम इजलास जो है वो मुतवक्के है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें हतमी तौर पर सूरत हाल हमारे सामने आएगी कि लॉकडाउन में किस हद तक नरमी की जा रही है। लेकिन बार बार वही बात है कि जब तक आवाम का ताउन नहीं होगा तब तक जो है वो नागुज़ीर है तमाम तर सूरत हाल का। बिल्कुल सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकती, बल्कि सूरत हाल मजीद अबतरी की जानिब जा सकती है। तो हम सबको अपना अपना पॉजिटिव रोल जो है वो इसमें प्ले करने की ज़रूरत है। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।